हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE हिंदी पाठशाला। आई एम धर्मेंद्र। तो आज हम बात करेंगे इस सिलेबस के बारे में और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ उनकी बुक लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो में यहीं आपको क्लियर करता चलूँगा कि जो सिलेबस का जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में, उनकी बुक लिस्ट के बारे में और कौन कौन से टॉपिक हम कहाँ से कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस का अच्छे तरीके से जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 1 जो कि निबंध होता है। एज सच इसके निबंध के सिलेबस में ऐसा कुछ स्पेशली लिखा नहीं है कि किस टॉपिक पे पूछे जाएंगे। इसमें सिर्फ यही लिखा है कि जिस भी टॉपिक पर आपको निबंध पूछा जाएगा उसमें आपसे यही आशा की जाती है कि सिर्फ आप अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए और क्रमबद्ध तरीके से संक्षेप में लिखें, है ना। तभी आपको श्रेय दिया जाएगा, मतलब मार्क्स मिलेंगे। मतलब बेसिकली यही है कि जो भी आपके विचार हैं उस टॉपिक को लेके, है ना, और उसके साथ निकटता रखते हुए ही आपको लिखना है। ठीक है, हम निबंध के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो है बेसिक क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को लेके। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 2 यानी कि GS 1। ठीक है, तो GS 1 में आपको क्या आता है? भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। चलिए अब हम आगे इनके सब टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ, सिलेबस आपको इतनी अच्छे से तैयार हो जाएगा कि आपको फिर से इसको समझने के लिए किसी भी मिनट कोई और वीडियो या इसको अच्छे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए नंबर पहला है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर के, मतलब जो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक कला के जितने भी रूप हैं, साहित्य हैं, वास्तुकला के जो मुख्य पहलू हैं, ये शामिल होंगे, है ना। तो ये कल्चरल वाला पार्ट है, इसको हम तैयार करेंगे 11th की NCERT से। इसकी एक बुक आती है, ठीक है, भारतीय कला एवं संस्कृति की। और जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आप देख लेना, जो मैं हैंड रिटन नोट्स को इसी से इंडिकेट करूँगा। ठीक है, ये वो सोर्स हैं जो हम आने वाली वीडियोज़ में मैं इनसे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और इसके बाद आता है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर के वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, किन किन व्यक्तियों ने उसमें योगदान दिया, और विषय, मतलब क्या क्या महत्वपूर्ण विषय रहे थे वो। स्वतंत्रता संग्राम, जितने भी जो फ्रीडम फाइटरों ने जो चालू किए थे, जितने भी संग्राम स्टार्ट किए थे वो, ठीक है, उनके अलग अलग चरण, देश के विभिन्न भागों से उसमें जितने भी योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जितने भी हम पढ़ेंगे, जो जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में और उनका क्या क्या योगदान रहा ये। एंड स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर जो एकीकरण पुनर्गठन है, ठीक है, ये ज़्यादातर ये टॉपिक मेंस का है और इससे प्रीलिम्स में तो शायद ये अभी तक कोई क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर भी इसको कवर करेंगे। ये तीनों टॉपिक हम कवर करने वाले हैं स्पेक्ट्रम से। ठीक है, ये तीनों टॉपिक हम स्पेक्ट्रम से कवर करेंगे, उसमें काफ़ी है, मोर देन इनफ है। आई थिंक स्पेक्ट्रम से आगे हमें कुछ नहीं जाना इसके लिए। ठीक है, इससे आगे वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे क्योंकि हम इसे लास्ट में पढ़ेंगे, ये मेंस का टॉपिक है। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको जो मेरे वन नोट एक मैंने बुक बनाई है ऑनलाइन, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है वो। उसमें सारे जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे से कवर किए गए हैं और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज, मतलब हिंदी में ही है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या एवं से संबंधित मुद्दे, पॉवर्टी, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण एवं उनकी समस्याएं और उनकी रक्षोपाय। ये जितने भी विषय हैं ये सारे मेंस के टॉपिक हैं। प्रीलिम्स में इनसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो जनरली इनके जो इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है या कोई भी स्कीम लाई जाती है, उनसे रिलेटेड जनरली क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो इनका जो स्टैटिक पार्ट है वो बेसिकली मेंस के लिए कवर करना होता है। तो ये जो टॉपिक है, ये वाला, ये दोनों एंड ये, हाँ, इसके साथ ही भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, मतलब वैश्वीकरण का क्या क्या प्रभाव है जो भारतीय समाज पर होने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे इम्पैक्ट जो एस्पेक्ट इसमें पढ़े जाएंगे। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता एक तरीके से क्या होता है, एक विचारधारा होती है जिसमें अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने विचारधाराओं को एक दूसरे पर हावी बनाने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, ये मेंस के टॉपिक हैं, इनको हम बाद में ट्राई करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। अभी इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बस समझ लेते हैं। वही यही क्षेत्रवाद है, रीजनलिज्म, इसमें भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि तरीकों पे लोगों के अलग अलग गुट बन जाते हैं। ठीक है, एंड धर्मनिरपेक्षता, इसको तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है,
तो ये जो सारे ये वाले जितने टॉपिक है जो मैंने 2 उधर बताए, ये वाले वे एंड ये, इनको मैं मेरे हैंड रिटन नोट से कवर करूँगा। ठीक है, ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं एक तरीके से ऑथेंटिक बुक्स, जितने भी टॉपर्स के नोट्स है ना, और काफ़ी सारी अच्छी बुक्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट है, करंट अफेयर है, उन सब से मैंने कंपाइल करके बनाए थे, अपने लिए बनाए थे, जिसमें मेरे हिसाब से इनको पढ़ लिया तो शायद मेंस के लिए और कोई ज़रूरत नहीं है। हर टॉपिक में मैंने 300 से 400 के करीब शब्द लिख रखे हैं, जो मोर देन इनफ है मेंस के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स के एक्सपेक्ट से क्या करेंगे हम, जो भी हम एक मंथली मैगजीन पढ़ेंगे, जैसे मैं विजन की कवर करा दिया करूँगा, तो उसमें जितने भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएंगी इनसे रिलेटेड या इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दिया करूँगा। मुझे पता है कि एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में कहाँ तक और कितना पूछा जाएगा, तो आपको उसकी कोई टेंशन करने की इतनी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे जो विश्व का भौतिक भूगोल है एवं उसकी मुख्य विशेषताएं। ठीक है, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, इसमें क्या है, दक्षिण एशिया भी इंक्लूडेड है और हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप भी इंक्लूडेड है। ठीक है, विश्व भारत के विभिन्न भागों में जितने भी प्राथमिक, द्वितीयक और जो तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक हैं, इनको जिम्मेदार करने वाले कारक होते हैं, जैसे कच्चे माल की आपूर्ति हो गई। ठीक है, श्रम लेबर की वहाँ पे कितनी उपस्थिति है, वहाँ पे जो लेबर का जो वेज है वो कितना है, ये सब इनको प्रोवाइड करते हैं। इनको हम पढ़ेंगे आगे अपने मेंस के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, और भारत का जो भूगोल है, ये मैपिंग जो है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये हम करंट अफेयर से और जो एनसीईआरटी है वहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, इसको हम कहाँ से कवर करेंगे, एनसीईआरटी में जितना भी इसका बेसिक लिखा होगा वो एंड करंट अफेयर। ठीक है, ये जनरली करंट अफेयर से कवर होगा क्योंकि प्रीलिम्स के लिए। अभी हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, हम पहले प्रीलिम्स का जो बेसिक बुक्स हैं वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मेंस का पढ़ेंगे। चलिए, अब इसके बाद है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात, जितनी भी ये भौतिक घटना है ना, इनकी भूगोलीय विशेषताएं क्या है। ठीक है, ये कौन कौन से स्थान पर होती हैं, है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ से हम कवर करेंगे एनसीईआरटी और इनकी जो भौगोलिक विशेषताओं के बारे में मैंने अपने कुछ हैंड रिटेन नोट्स में लिख रखा है इन सारे टॉपिक्स के बारे में। भूकंप जितने भी है ना, जितनी भी भौतिक घटनाएं ये, उनके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स वगैरह, लोकेशन वगैरह लिखी हुई है। चलिए ना, इसके बाद जो अत्यंत महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता होती हैं, जैसे जल स्रोत, हेमावरण आदि, वनस्पति, प्राणी जगत, इनमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है, कौन कौन इसको प्रभावित करता है, जैसे वायु की दिशा में परिवर्तन हो गया आपका, है ना, मानसून किस तरीके से चेंज हो रहा है, बस इन सब टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। ये सब के सब एनसीईआरटी और मेरे हैंड रिटन नोट्स से कवर हो जाएंगे। चलिए, अब हम आते हैं GS 2 के लिए ना, इसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन की प्रणाली, सामाजिक न्याय एंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें जो पहला टॉपिक है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, उसका संशोधन कैसे कर सकते हैं, उसके महत्वपूर्ण जितने भी प्रावधान है और बुनियादी शर्तें हैं, ये सारे के सारे लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम बाद में बताएंगे, नीचे वाले टॉपिक भी उसी से कवर होंगे। जो हम पहला लेक्चर डालने वाला हूँ मैं वो यही है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, जो लेक्चर का हम पहला टॉपिक डालेंगे, और लक्ष्मीकांत का भी पहला ही चैप्टर है। ठीक है, सेकंड में आता है संघ और राज्यों के कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व, मतलब संघ और राज्य क्या क्या कार्य करते हैं, उनके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, संघीय ढांचे से संबंधित विषय। ठीक है, और चुनौतियाँ क्या क्या हैं उससे संबंधित, स्थानीय स्तर पर शक्तियों का वित्त हस्तांतरण और उनकी चुनौतियाँ। ठीक है, ये भी लक्ष्मीकांत से कवर होगा। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, जैसे हमारी जो विधायिका हुई, कार्यपालिका हुई, न्यायपालिका हुई, इनके बीच क्या क्या शक्तियों को कैसे पृथक करना है, कहाँ कहाँ उनकी जो शक्तियाँ एक दूसरे को हस्तांतरित होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, ट्रिब्यूनल्स हैं, जितने भी न्यायालय हैं, ये सारे के सारे किससे कवर होंगे। हाँ, अभी तक की ये सारे लक्ष्मीकांत से कवर हो रहे हैं अभी तक। आगे देखते हैं, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, जो प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होगा वो हम यहाँ लक्ष्मीकांत से कवर करा दूंगा। चलिए, इसके बाद है संसद, राज्य विधायिका, उनकी संरचना क्या है, कार्य कैसे करती हैं, कार्य का संचालन कैसे होता है, शक्तियाँ क्या क्या दी गई हैं, क्या क्या विशेषाधिकार हैं जो उनको दिए गए हैं, एवं इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। ये सारा टॉपिक कहाँ से हम करेंगे, लक्ष्मीकांत से। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना सेम, जैसे यहाँ संसद, राज्य विधायिका थी, वैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना कैसी है, उनका संगठन कैसे होता है। ठीक है, इसमें सरकार के मंत्रालय आ गए, विभाग आ गए, यहाँ प्रेशर ग्रुप आ गए। ये मेंस का टॉपिक है, इसको हम प्रीलिम्स में नहीं, मेंस का टॉपिक है, लेकिन है ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत में ही पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे बाद में। और औपचारिक अनौपचारिक संघ, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड जितने भी जो फेडरल हैं उनके बारे में, और शासन प्रणाली में उनकी क्या क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो हम ये वाला टॉपिक है कार्यपालिका
और न्यायपालिका की संरचना, ये हम अभी के लिए पढ़ लेंगे लक्ष्मीकांत से। और बाकी जो प्रभावक समूह है, ये जो मेंस के टॉपिक हैं इनको हम बाद में पढ़ेंगे जब मेंस की हम आंसर राइटिंग के टाइम पे, क्योंकि इनके साथ साथ मैं क्या करूँगा, आपको आंसर राइटिंग्स का भी बता दूंगा कैसे करनी है और टॉपिक भी कवर करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। ये भी हम लक्ष्मीकांत से कवर करेंगे, पूरा अच्छे से दिया हुआ है, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको बिल्कुल भी, ठीक है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य एवं उत्तरदायित्व, ये भी पूरा लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा। जितना उसमें हो तो मोर देन इनफ है, उतना ही पढ़ना ही है, उससे आगे कहीं नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। आगे सांविधिक और विनियामक इन विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, जितने भी स्टैट्यूटरी होते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी होते हैं, ठीक है, और जितने भी जो हाफ जुडिशरी बॉडी होती हैं, इनके बारे में जितनी लक्ष्मीकांत में दी है उतनी ही पढ़नी है, उससे आगे हमें नहीं पढ़नी है। अगर करंट अफेयर में आती है या कोई नई बॉडी फॉर्म होती है तो उसके बारे में हम करंट अफेयर से कवर कर लेंगे, अदरवाइज लक्ष्मीकांत इज इनफ, ठीक है। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, जितनी भी हमें नीतियाँ जो सरकार लॉन्च करती है वो किस प्रकार से विकास में योगदान देंगे, और उनके अभिकल्पन में, ठीक है, उनको बनाने में या उनके क्रियान्वयन में किस प्रकार की जो समस्या आती हैं और कौन कौन से विषय हम उनमें और ला सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, बेसिकली करंट अफेयर का ही वहाँ से कवर हो जाएगा। एंड प्लस आपका जो बजट आता है, ठीक है, वहाँ से जितनी भी स्कीम्स हैं इनके बारे में हम पढ़ लेंगे। इसके लिए अभी हाँ करंट अफेयर से कवर हो जाएगा, बजट से कवर कर लेंगे, इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। करंट अफेयर में मैं आपको बता दिया करूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी स्कीम है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब विकास की प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, ठीक है, इसमें एनजीओ आएगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं सहायता समूह आएंगे, विभिन्न समूह और संघ जो दान करते हैं, जितने भी ये आपके ट्रस्ट होते हैं, ये लोकोपकारी संस्था, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की क्या क्या भूमिका होती है, मतलब जितने भी ये जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप होते हैं बाकी इनका मतलब देश के विकास में और किस प्रकार से उसमें शासन में सहायता करते हैं और लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो एक तरीके से मेंस का टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम सबसे बाद में जब हम मेंस की तैयारी करेंगे तो मैं अपने हैंड रिटन नोट से ही इसको पढ़ा दूंगा। इन सब टॉपिक्स के बारे में मैंने कम से कम 250 से 300 वर्ड अच्छे रिसोर्सेज से लिखा हुआ है, अच्छी डेफिनेशंस, अच्छे कंक्लूजन्स, और जितने भी कोट्स लिखने हैं इनमें ना, जितने भी इंसान हैं महत्वपूर्ण जिन्होंने इनको स्टार्ट किया उन सब के बारे में मैंने लिख रखा है अलग अलग जगह से। तो आपको एक तरीके से बेसिकली एक ही जगह पर काफ़ी स्टैंडर्ड नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग, जितने भी जो बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, इसमें वुमेन भी आ जाती हैं, ठीक है, इनके बारे के लिए जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं उन योजनाओं का कार्य निष्पादन किस तरीके से किया गया है ना, इन संवेदनशील वर्गों की रक्षा के लिए और बेहतरी के लिए कौन कौन से तंत्र बनाए गए हैं, कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से संस्थान हैं और कौन कौन से निकाय हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे जो कमीशन है काफ़ी सारे तो ये लक्ष्मीकांत में ही दे रखे हैं, उसमें जितने होंगे हम वहाँ से कवर कर लेंगे। बाकी सारे जो इनकी जो मेंस के पर्सपेक्टिव से जितना इन पर लिखना है, डेटा वेटा कि कौन कितना परसेंटेज है, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स से मैं आपको मेंस के टाइम पे पढ़ा दूंगा, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अभी इसके बाद है टॉपिक स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, मानव संसाधन हुआ, ठीक है, संबंधित सामाजिक इनके जो सेवाओं में विकास किस तरीके से करते हैं, इनका कैसे कैसे प्रबंधन होना चाहिए, और इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये सब के सब किसके मेंस के टॉपिक हैं, इनको भी आप हैंड रिटन नोट से ही तैयार करेंगे। इसमें गरीबी, भूख से संबंधित विषय, ये सब के सब ये मेंस में हर टॉपिक में मैंने कम से कम काफ़ी अच्छे 300 से 400 वर्ड लिख रखे हैं, मोर देन इनफ है फॉर मेंस, ठीक है। वही इसके बाद पारदर्शिता हो गया, आपका शासन व्यवस्था हो गया, जवाबदेही है ना, अकाउंटेबिलिटी है ना, ई गवर्नेंस, इसका कैसे कैसे प्रयोग होगा, है ना, कौन कौन से मॉडल हैं, क्या क्या सफलता है इसकी, क्या क्या सीमाएं हैं इसमें मेंस के। अगर आप मेंस के प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ रखा है तो आप मेंस की जितने भी क्वेश्चन है आप उनको इन्हीं में देख लोगे, है ना, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं यहीं से उठ के, है ना, उनकी क्या क्या संभावना है फ्यूचर में, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, हर टॉपिक पे कम से कम काफ़ी अच्छे वर्ड्स लिख रखे हैं। तो ये सारे के सारे ही मैं अपने हैंड रिटन नोट से ही पढ़ाऊँगा, और ये सारे के सारे किसके टॉपिक हैं, मेंस के, है ना। लोकतंत्र में सिविल सेवकाओं की भूमिका, ये भी मैं यहीं से कवर कराऊँगा, ठीक है। अब आता है IR, ठीक है, पड़ोसियों के साथ क्या संबंध है, इसके लिए मैं अपने वन नोट की आपको बुक प्रोवाइड करा दूंगा ऑनलाइन, इस पर मैं आपको ऐड कर लूँगा। इसमें जितने भी पड़ोसी देशों के साथ संबंध हैं, क्या क्या रिसेंट्स घटनाएं हुई हैं, क्या क्या और फ्यूचर में पास्ट में ट्रीटीज़ हुए हैं, उन सब के बारे में इसमें पूरी नॉलेज है। इसके अलावा जो बायलैटरल ट्रीटीज़ होती हैं, है ना, रीजनल या जितने भी वैश्विक समूह हैं, है ना, भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जितने भी करार है,
तो इन सबको हम करंट अफेयर से तैयार करेंगे, ठीक है। आई थिंक इनके लिए आपको कोई अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, वन नोट की जो मैंने बुक बनाई है यहाँ पे, प्रीवियस जितने भी पिछले सालों के करंट अफेयर पे आधारित मैंने बनाई है ना। और आने वाले टाइम में भी हम करंट अफेयर के अकॉर्डिंग इनको पढ़ेंगे। इसके लिए कोई एक अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, हम हर देश के बारे में नहीं पढ़ सकते, राइट। तो हमें सिर्फ उन्हीं देशों के बारे में पढ़ना है जो करंट न्यूज़ में चल रहे हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो करंट न्यूज़ में चल रही है, बस उन्हीं के बारे में पढ़ना है। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी वाइड है, अगर हम कोई स्टैटिक पार्ट से पढ़ने बैठे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और एक तरीके से वो कहते हैं ना, कॉस्ट ऑफ बेनिफिट इतना नहीं है, तो उतना ही पढ़ो जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये मैं करंट अफेयर के उनसे जब भी हम डेली मंथली मैगजीन पढ़ा करेंगे वहाँ से कवर करा दूंगा। बाकी मेरी जो खुद के नोट्स मैं ऑनलाइन अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ से मैं आपको उनकी काफ़ी ठीक ठाक नॉलेज दे दूँगा। और जितने भी जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं मंच है, उनकी संरचना, ठीक है, ये सब हम क्या करेंगे, इकोनॉमी के साथ कवर कर लेंगे। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि हम जितनी भी यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ हैं, लाइक, है ना, और अदर संस्थाएं जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया आदि, इनकी सबके बारे में जो भी ये रिपोर्ट देती हैं वो, और इनके बारे में कि क्या क्या ये काम करती हैं और क्या क्या इनके मैंडेट्स होते हैं, मतलब क्या क्या आदेश देती हैं, इनके बारे में हम वहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं GS पेपर 3 के बारे में। इसमें क्या आता है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारे टॉपिक मतलब इतने ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना। और इसकी तैयारी करने के लिए हमें काफ़ी कैलकुलेटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रौद्योगिकी, ठीक है, बहुत कुछ है, जो भी नया इनोवेशन हो रहा है वो टेक्नोलॉजी, लेकिन हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, वही GS3 में हमको काफ़ी कैलकुलेटिव अप्रोच अपनानी पड़ती। चलिए इसके टॉपिक से बात कर लेते हैं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है तथा योजना है, इकोनॉमी के लिए क्या क्या किया जा रहा है, कौन कौन से स्कीम्स लाई जा रही हैं, ठीक है। संसाधनों को जुटाने के लिए, भारत के देश की जो अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए और विकास के लिए और रोजगारों से संबंधित विषय के लिए, ठीक है। जितने भी ये सब करंट अफेयर से तैयार की जाने वाली चीज़ें हैं, इन पर कोई बेसिक बुक्स नहीं है ना। तो जब हम जो इकोनॉमी पढ़ेंगे, और जो मैंने इकोनॉमिक्स तैयार किया वो मन्नाल सर की नोट से, और जो रमेश सिंह की बुक्स है वहाँ से मैंने स्टैटिक्स तैयार किए हैं, ठीक है। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, जितने भी करंट अफेयर में जितनी भी सारी न्यूज़ आएंगी, जितना भी डेटा आएगा, मैं आपको एक जगह कवर करवा दूंगा, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, और इससे उत्पन्न होने वाले विषय, ये मेंस का टॉपिक है एक तरीके से, मतलब एक तरीके से एकदम अलग नहीं कर सकता मैं, ठीक है, मिक्स है। लेकिन जो हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसको हम इकोनॉमिक्स के साथ जो भी मैं लेक्चर लूँगा उसको हम कवर कर लेंगे, और जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा उसको हम बाद के लिए रख लेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सरकारी बजट हम करंट अफेयर या जब भी कभी आएगा तो उसका कोई एक किसी भी करंट अफेयर का कोई भी एक जो कंपाइलेशन आता है वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर वाला पार्ट, जिसमें मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के कितने अलग अलग प्रकार हैं, कौन कौन से अलग अलग प्रणाली हैं, ठीक है, कृषि के उत्पाद और उनका भंडारण कैसे करना है, परिवहन कैसे करना है, उनका विपणन कैसे करना है, उनसे संबंधित विषय, ठीक है, इन सबको करने से रिलेटेड, और क्या क्या बाधा हैं, किसानों की सहायता के लिए कौन कौन सी तकनीकी लाई गई है। तो इसमें स्टैटिक वाला पार्ट कौन सा है, फसलों का पैटर्न, ठीक है, सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार की जो सिंचाई प्रणाली है ना, कृषि उत्पादों का जो भंडारण हम कैसे करते हैं, क्या क्या परिवहन के लिए समस्याएं होती हैं, और क्या क्या सरकार है वो कर रही है लॉजिस्टिक के लिए, ठीक है, उनके व्यापार से रिलेटेड, ये सब है। ये इकोनॉमी के साथ ही हम कवर करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, इसका हम अलग अलग से नहीं कर सकते, तो इसको हम अभी पढ़ेंगे। जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं जो अभी नई न्यूज़ में चल रही है ना, इनको हम वहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। एक तरीके से पूरा ये इसमें इन थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट छोड़ दिया जाए तो सब कुछ ही करंट अफेयर से ही कवर होगा, ये सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, जो भी हम किसानों को करते हैं, NSP, ठीक है। जन वितरण प्रणाली, जो भी हम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितने भी दाने वगैरह, मतलब सॉरी अनाज, है ना, कोविड के टाइम पे जो किया था, उनकी क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या उसमें सीमाएं हैं, क्या हम सुधार कर सकते हैं। देखा, अपने मेंस के टॉपिक अगर हम अच्छे से समझ लेंगे ना, तो हम पढ़ते पढ़ते कहीं भी समझ जाएंगे, हाँ भाई ये मेंस का टॉपिक है। और जब भी हम पढ़ेंगे कि हाँ जन वितरण प्रणाली से संबंधित कोई भी कुछ भी न्यूज़ आई है या हमें पढ़ना है, हम तुरंत ही समझ जाएंगे उसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, सीमा क्या है, सुधार क्या है, दैट्स इट। उससे आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। उनका हम स्टॉक कैसे करके रखते हैं ना, फूड सिक्योरिटी से संबंधित विषय आ गए, है ना, उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गया, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, है ना, इन सबको हम क्या करेंगे, जैसे पशुपालन पे आ गया तो पशुपालन पे, इस पे मैंने जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स में जो लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट जितने भी एक्सपेक्ट में लिख रखे हैं मैं वहाँ से कवर करा दूंगा, और बाकी सब जो है करंट अफेयर की चीज़ करंट अफेयर से हम कवर कर लेंगे, ठीक है।
फूड जो खाद्य प्रसंस्करण है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला, उससे संबंधित उद्योग क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, कौन कौन से उनके महत्व हैं, कहाँ कहाँ वो लगाई जा सकती हैं, ठीक है। ऊपरी और नीचे की अपेक्षा है, मतलब ऊपरी नीचे की अपेक्षा है कि जहाँ से सामान आ रहा है, ठीक है, उसको हम नीचे वाला सेक्टर मान लेते हैं कि जैसे मैं कंपनी हूँ तो मैं किसानों से ले रहा हूँ, तो वो मेरे लिए नीचे वाला सेक्टर हो गया डाउन फील्ड। और अपर फील्ड जहाँ मैं बेच रहा हूँ, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो उनमें क्या क्या समस्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आपूर्ति श्रृंखला को हम कैसे सुधार सकते हैं, जैसे अभी जो गति शक्ति का जो चल रहा है मॉडल, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब करंट अफेयर से ही होगा। और करंट अफेयर क्या मतलब, अगर 2-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं तो करंट अफेयर से ही इनका एक बेसिक जो मटेरियल है वो तैयार हो जाता है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। भारत में भूमि सुधार, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अच्छे से, और बाकी जो भी हम किसी वेबसाइट से इसको पढ़ के मैं आपको कवर करवा दूंगा। अभी मैं बात करूँगा सिर्फ उनकी जो मैं अभी पढ़ाऊँगा। तो अभी मैं जितना भी इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊँगा उसमें ऑलमोस्ट ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। आपका ये भी कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। जैसे मैं ये मार्क्स करूँगा ना इकोनॉमिक में, क्योंकि इकोनॉमिक्स काफ़ी डाइवर्स सब्जेक्ट है, तो उसमें काफ़ी कैलकुलेटिव अप्रोच करके हमें पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। हाँ, ये भी कवर करा दूंगा अभी के लिए। और उसके बाद उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो भी लिबरलाइजेशन की नीति लाई गई थी, औद्योगिक नीतियों में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं और उनके विकास पर इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम इकोनॉमिक के साथ ही पढ़ेंगे। बुनियादी ढांचा, जिसमें ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, इनको भी हम इकोनॉमी के साथ पढ़ेंगे, जितनी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल है, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग मॉडल आते हैं, है ना। तो उनके बारे में भी हम इसको भी इकोनॉमी के साथ ही पढ़ लेंगे। अब आता है साइंस एंड टेक, ठीक है। इसका क्या क्या विकास हो रहा है अभी फ़िलहाल में, क्या क्या इसके प्रयोग किए जा रहे हैं और रोज़मर्रा के जीवन पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इतना ही जो टॉपिक है इस पर कवर करना है किसी भी साइंस एंड टेक के बारे में। तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या इसके अनुप्रयोग हो सकते हैं, क्या क्या हम फ्यूचर में कर सकते हैं, इसका तो एक बेसिक पार्ट है जो हमें याद कर लेना है किसी भी अगर क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। और जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, इनको करंट अफेयर से तैयार करेंगे, ठीक है। सीए क्योंकि काफ़ी वाइड प्रोजेक्ट है और ये करंट अफेयर से ही तैयार होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस एंड टेक का ही एक अगला टॉपिक है, जिसमें भारत ने क्या क्या उपलब्धियाँ की हैं, क्या क्या हमने इंडिजीनियस जो भी यहाँ पे देश में जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई उनके बारे में, प्रौद्योगिकी का जितना क्या विकास किया और नई प्रौद्योगिकी का क्या क्या विकास हो रहा है या फ्यूचर में हो सकता है, इसके बारे में, ठीक है। ये भी एक तरीके से करंट अफेयर से ही तैयार होगा, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष और कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। आप जब भी कभी करंट अफेयर कोई भी मैगजीन आप पढ़ रहे हो, कहीं आप जैसे किसी कंप्यूटर का कोई नया इनोवेशन देखते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में कोई नया इनोवेशन देखते हैं, रोबोटिक्स में कोई नया इनोवेशन देखते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के में भी कोई नया इनोवेशन देखते हैं, तो क्या कर सकता है बस को एक उसका बेसिक नाम याद कर सकते हैं बस, कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या उसके उपयोग है, दैट्स इट। इतना ही पूरा जाएगा बस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेंस के लिए क्या रहेगा, किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर पे नहीं आएगा, एक जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में आ जाएगा। तो हम इस पर क्या कर लेंगे कि इसके इन सब के हर टॉपिक पे क्या करेंगे, हम कम से कम 200 से 250 वर्ड हम तैयार कर लेंगे कि अंतरिक्ष पे आ गया तो हमें क्या लिखना है, कंप्यूटर पे आ गया तो क्या लिखना है, रोबोटिक्स पे इन सब पे आ गया तो क्या क्या लिखना है, बायोटेक्नोलॉजी पे आ गया तो क्या लिखना है, ठीक है, बौद्धिक संपदा पे आ गया तो क्या लिखना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मेंस का टॉपिक इस तरीके से कवर हो जाएगा कि हमें हमारा देखो इंट्रोडक्शन तैयार है, बीच की बॉडी पार्ट तैयार है और कंक्लूजन तैयार है, बीच में थोड़ा बहुत डेटा है वो हम करंट अफेयर तैयार करते रहेंगे। तो ये भी मैं आपको CA प्लस जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें बेसिक है, ठीक है, उनसे कवर करा दूंगा। हैंड रिटन नोट्स आप सब में इंक्लूड कर लो एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट, संरक्षण कैसे करना है, पर्यावरण का प्रदूषण और क्षरण किस तरीके से हो रहा है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, ठीक है, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, ठीक है, विकास। और ना ये एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट के लिए मैं स्टार्टिंग में आपको पढ़ाऊँगा शंकर IAS। इससे हम क्या करेंगे, बेसिक्स तैयार कर लेंगे अपने शंकर IAS के थ्रू। उसके बाद हम आगे करंट अफेयर के साथ उसको ऐड करके अपने मेंस के टॉपिक जो भी नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं उनसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले बेसिक कवर हो जाएगा तभी हम आगे का समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विकास और फैलता उग्रवाद, ठीक है। उग्रवाद एक तरीके से नक्सलिज्म होता है कि जो हिंसात्मक तरीके से अपनी मांगें मनवाते हैं वो, ये साला ये इसके बाद जो जितना भी सारा कुछ आएगा ये सिक्योरिटी से रिलेटेड आएगा, ठीक है, सिक्योरिटी वाला टॉपिक है। आंतरिक सुरक्षा, है ना, और उसकी चुनौती से उत्पन्न होने वाले और शासन के विरोधी तत्वों की भूमिका, मतलब क्या क्या जो विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, क्या क्या हम चुनौतियां उनसे फेस कर रहे हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है, और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, ठीक है। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को क्या क्या चुनौती मिलने वाली है, ठीक है।
आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया का और सामाजिक नेटवर्क का क्या क्या योगदान होने वाला है, साइटों की क्या क्या भूमिका होने वाली है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हम क्या क्या बुनियादी बातें करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या सुधार कर रहे हैं, क्या क्या कमियाँ हैं जिनको सुधारना है उनके बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे इसको मतलब इन सबको कैसे रोका जाए और क्या क्या इनके लिए सरकार कर रही है और क्या क्या खामियां हैं, बस इतना कवर करना है किसके लिए, मेंस के लिए। और बाकी प्रीलिम्स के लिए तो बस थोड़ा बहुत नाम याद होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी में जैसे क्या क्या खतरे हैं, कुछ कुछ जो मेलवेयर बॉट इनके नाम आते हैं, वो मैं आपको करंट अफेयर जब आएगा बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनके प्रबंध। जितने भी जो बॉर्डर से रिलेटेड हमारे जितने भी क्षेत्र हैं, इधर आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उधर आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, उधर वेस्ट बंगाल हो गया, इनमें क्या क्या प्रबंधन किया जा सकता है, कौन कौन से अपराध इसमें पनप रहे हैं और आतंकवाद और अपराध किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं और वो कैसे कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, ये इसकी डिमांड करता है यूपीएससी। और इसके बाद है लास्ट जो है विभिन्न सुरक्षा बल, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, कौन कौन सी संस्थाएं और उनके क्या क्या मैंडेट्स हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या वो करेंगे। तो ये था आपका यूपीएससी का पूरा, जिसको मैंने काफ़ी पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको पूरा बता दिया है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आई डोंट थिंक आपको अब तैयारी करने में कोई भी दिक्कत आएगी। ठीक है, अब मैं ये वीडियो 8 मिनट में ही बना सकता था, लेकिन 8 मिनट में सिर्फ मैं आपको मोटा मोटा ऊपर से ही बता पाता, लेकिन अच्छे से समझना है और सारी बुक लिस्ट की मुझे जानकारी देनी थी, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। इसके बाद जो GS4 की जो जानकारी है वो हम ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो इसको जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये इनसे रिलेटेड नहीं है, ये सारे जो GS1 GS2 GS3 हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनके सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसका हम सिलेबस जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम इसका अलग से डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो में पूरे सिलेबस को एकदम पूरे विस्तार से तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, और अगर आप हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हो देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।